वाणी सब घर वालों का इतना प्यार और अपनापन देख काफी खुश थी। उसे फील ही नहीं हो रहा था कि वो किसी और घर से है। अब तो प्रकाश जी ने भी उसे अपना लिया और अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगे थे। प्रकाश जी अब वाणी को तनुजा से जुड़ी चीजों के बारे में बता रहे थे, अपने पुराने पलों से रूबरू कराते हुए उससे वो हर जगह और चीज दिखाते जा रहे थे जहाँ उनकी तनुजा की यादें बसी हैं। वाणी कभी समझ नहीं पाई जो प्रकाश जी ईशान से इतनी नफरत करते हैं और उससे बात तक नहीं करते। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वो ये सवाल का जवाब प्रकाश जी से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उससे डर था अभी अभी जो नाजुक रिश्ता बना है कहीं सवाल से टूट न जाए। लेकिन अपने दिल की उलझन का क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। वाणी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इन बीते वक्त में शौर्य का बिहेवियर वाणी के लिए केयरिंग और नॉर्मल था। अब भी वो ज्यादातर काम ही रहता था। वाणी तो बस उसे अब छुप छुप कर अडोर करती थी। वो काफी अट्रैक्ट हो रही थी। शायद वो इन बीते दिनों में अपना और शौर्य का रिश्ता भी भूल गई थी, जो एक मजबूरी में बंधा हुआ रिश्ता था। एक सुबह वाणी शौर्य के लिए कॉफी कमरे में ले जा रही थी। उसकी नजर सामने से आते प्रकाश जी और ईशान पर जाती है। वो पल वहीं रुक जाती है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने से अनजान बनकर गुजर जाते हैं, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं उन दोनों के बीच। लेकिन जाते जाते ईशान जरूर एक बार पलटकर प्रकाश जी को देखता है। ये बात वाणी को अब अंदर से खल रही थी। वो वहाँ से कॉफी लेकर कमरे में आ जाती है। शौर्य कुछ कामों में लगा था। शौर्य बिना देखे अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वाणी इस बात से बेखबर कॉफी टेबल पर रख देती है। ये देख शौर्य अपनी आंखें उठाकर वाणी का खोया हुआ चेहरा देखता है। वो उसे इतना खोया हुआ परेशान देख अपना लैपटॉप बंद कर उठते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी? वाणी शौर्य की बात सुन उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं, इतना बोल। वाणी जाने को हुई कि शौर्य ने पीछे से हाथ थाम उसे रोका। वाणी के शब्द उसके चेहरे से मैच नहीं कर रहे थे। ये देख शौर्य अपने भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, आर यू श्योर? वाणी दोबारा उसे देख सोचती है, क्या मैं इनसे ही डायरेक्टली पूछूं, आखिर क्या बात है ईशान और डैड के बीच? नहीं वाणी ऐसा मत कर, अभी तो ठीक मूड में है, बाद में पता नहीं तेरे सवाल पूछने पर क्या करेंगे, इससे अच्छा है दूर ही रहे। शौर्य फिर कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देख शौर्य वाणी का हाथ छोड़ वहाँ से कुछ साइड होता है और उस मैसेज को पढ़ उसके फेस पर एक डेविल्स एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फिर वो जल्दी से रियलाइज कर जल्दी से अपना फोन पॉकेट में रख वापस से सोफे पर बैठ लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, सुनो कल सुबह हमें निकलना है 2 दिनों के लिए, तो उस हिसाब से तुम अपनी पैकिंग कर लेना। शौर्य के ऐसे कहने पर वाणी ज्यादा ध्यान न देते हुए कहती है, ठीक है मैं आपकी पैकिंग कर दूंगी। इतना बोल वाणी जैसे ही जाने को हुई कि शौर्य अपने वैसे ही बैठे बैठे उसका हाथ पकड़ अपनी गोद में बैठा दिया। ये देख वाणी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर शौर्य को देखने लगी। शौर्य अपने एक हाथ से वाणी की कमर को कसते हुए दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे के पास आए बालों को पीछे संवारते हुए कहता है, काफी दिलकश आवाज में, लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा हम दोनों जा रहे हैं, तो मेरे अकेले की पैकिंग नहीं, हम दोनों की पैकिंग करनी है तुम्हें। शौर्य के ऐसे कहने से वाणी शॉक हो गई थी। वो अपनी नजरें झुकाए बैठी थी, लेकिन जब उसने शौर्य की बातें सुनी तो वो हैरानी से पूछती है, हम दोनों, लेकिन कहाँ और क्यों? शौर्य उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें वहाँ जाकर ही मिलेगा। इतना कहकर शौर्य वाणी को ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में ही खो रहे थे। शौर्य धीरे से आगे बढ़ अपना नोज धीरे से वाणी की गालों को छूता है, जिस एहसास से वाणी की आंखें बंद हो जाती हैं। शौर्य अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को प्यार से सहलाता है। दोनों को यह नया एहसास काफी मदहोश कर रहा था, लेकिन तभी उनके कमरे के दरवाजे को झट से खुलता और ईशान धड़धड़ाते हुए अंदर आते हुए कहता है, यार भाई मुझे। वो इतना ही बोलते हुए वो रुक जाता है, क्योंकि उसकी नजर शौर्य से मिलती है जो उसे घूर रहा था और वाणी ठीक उसके बगल में अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। वाणी ने जैसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से शौर्य के कंधे को धक्का देकर खड़ी हो गई। शौर्य भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए उसकी पकड़ वाणी पर ढीली पड़ गई। वाणी के चेहरे पर कुछ शर्म, लेकिन शौर्य के चेहरे पर ईशान के लिए गुस्सा था। शौर्य और वाणी को एक नजर देख ईशान अटकते हुए कहता है, आई थिंक मैं गलत वक्त पर आ गया, मैं चलता हूँ भाई। इतना बोल वो जैसे मुड़ता है कि एक नौकर आकर वाणी से कहता है, मैम आपको दादाजी बुला रहे हैं। वाणी को ये अच्छा मौका दिखता है, इसलिए वो झट से हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। ईशान भी माहौल में ठंडी हवा महसूस कर जल्दी से कहता है, मुझे भी चलना चाहिए। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुआ कि पीछे से शौर्य ने कड़क आवाज में कहा, ईशान वहीं रुक जाओ। ईशान समझ जाता है आज उसकी शामत है, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ अपना पत्ती सी दिखाते हुए कहता है, हाँ भाई आपने मुझे बुलाया? शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर लैपटॉप को बंद कर
कोट उठाते हुए उसके पास आकर कहता है, कल से 2 दिन तक ऑफिस तुम्हें संभालना है और इस बार ध्यान रखना कोई गलती और ना ही कोई बहाना। ये सुन तो ईशान शॉक हो गया। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई भाई ऑफिस में कैसे? मैं तो। वो इतना ही बोलता है कि शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद है, इसलिए बहाना बनाने की कोशिश मत करना। वक्त पर कल से ऑफिस पहुंच जाना। इतना बोल शौर्य वहां से निकल जाता है। वहीं ईशान अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। आज तक शौर्य ने उससे काफी बार ऑफिस जाने को कहा, लेकिन आज तक ऐसे धमकी भरे लहजे में नहीं कहा। अब ईशान को यहाँ आने के लिए पछतावा हो रहा था। आखिर वो आया क्यों? उसका तो अब रोने का मन कर रहा था। आखिर उसने खुद को ही आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच कर दिया। वहीं वाणी सुरेश जी के कमरे में उन्हें मेडिसिन देते हुए कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप आज क्लब नहीं जा रहे हैं? आपको तो वहाँ जाना अच्छा लगता था ना? सुरेश जी मुस्कुराते हुए वाणी को अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, मैं वहाँ इसलिए नहीं जाता था कि मुझे सबसे मिलना काफी पसंद था, बल्कि इसलिए जाता था कि वहाँ एक तरह का सुकून था जो इस घर में नहीं मिलता था। लेकिन तुम्हारे आने से वो कमी भी पूरी हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मुझे उस क्लब से रिटायर हो जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम मेरा वो आधा अधूरा सपना भी पूरा कर दोगी। इतना बोल सुरेश जी हंसने लगे। वाणी भी उनकी खुशी में खुश थी, लेकिन उनके लास्ट वाले शब्द का मतलब जानने के लिए सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए पूछती है, कौन सा आधा अधूरा सपना दादाजी? सुरेश जी खुशी से चहकते हुए कहते हैं, अरे वही जो मैंने तुम्हें इस घर में तुम्हारे पहले दिन जाहिर किया था। वैसे परपोते की ख्वाहिश जो अब मुझे जल्दी ही चाहिए। वाणी सुरेश जी की बात सुन आश्चर्य से उनके देखती है, फिर खुद में शर्म से नजरें झुका लेती है। उसे अपनी और शौर्य की नजदीकियां याद आती हैं, जो उसके दिल में भी ख्वाहिश जगाने लगती हैं। वो दादाजी से कुछ इस बारे में कह नहीं पाई और चुपचाप वहां से चली गई। सुरेश जी भी मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों से शौर्य का बिहेवियर देख उन्हें भी इस बात की उम्मीद थी वो जल्द ही इस ख्वाहिश का दीदार कर लेंगे। सब अपने ख्वाहिशों के दुनिया में थे, लेकिन वहीं शौर्य किसी अलग ही प्लानिंग में था। वो वाणी को लेकर कहीं जा रहा था। कहाँ इस बात का आइडिया वाणी को बिल्कुल नहीं था। उसे कुछ सोचा था। अब ये वाणी के हक में था या अगेंस्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। वाणी शौर्य के साथ बाहर जाने के लिए काफी खुश थी। जब ये बात ईशान और लविश को पता चली तो उन दोनों ने वाणी को ये बोलकर चिढ़ाया फिर तो शौर्य उसे हनीमून के लिए बाहर ले जा रहा है। वाणी भी ये सुन कुछ शर्मा गई। उसे भी शौर्य के कुछ दिनों का बिहेवियर से कुछ अलग ही फीलिंग खुद को महसूस हो रही थी। वो काफी खुशी खुशी पैकिंग करती है। वाणी रात को शौर्य का इंतजार करती है, लेकिन वो रात को घर नहीं आता। एक मैसेज आता है कि सुबह 5 बजे शमशेर उसे एयरपोर्ट ले जाएगा। ये मैसेज पढ़ वो थोड़ी मायूस हो गई। अब शौर्य वाणी को कहाँ लेकर जा रहा है? क्या दादाजी की अधूरी इच्छा पूरी होगी? ईशान के साथ क्या होगा 2 दिन के ऑफिस में? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।